डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में अपनाया सख्त रुख। आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने जैसी कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 2028 तक मध्य प्रदेश को बनाएंगे मिल्क कैपिटल। सरकार अब सिर्फ भैंस नहीं बल्कि गाय का भी खरीदेगी दूध। गाय के दूध की कीमत भी देगी ज्यादा। पशुपालकों को देगी 10 लाख रुपए प्रोत्साहन अनुदान। मध्य प्रदेश में मोर कुंडवा सिंचाई योजना को मिली मंजूरी। इससे हजारों किसानों को सिंचाई के लिए समय पर मिल जाएगा पानी। 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना भी मंजूर। आईएमडी ने कई राज्यों में जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। रेड अलर्ट के बीच स्कूल कॉलेज बंद और परीक्षाएं हुई स्थगित। खबरें विस्तार से। नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसलें खराब होने के मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने की भी निर्देश दिए। हमने तय किया है नकली कीटनाशक, घटिया कीटनाशक या ऐसी कोई भी चीज़ जो किसान को नुकसान पहुंचाती है के खिलाफ अभियान चलेगा पूरे देश में। चेक करेंगे रैंडमली, सैंपल भी उठेंगे, जांच भी करेंगे और गड़बड़ पाई जाएगी तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि किसान का नुकसान हो गया और कोई बच जाए। अच्छी दवाएं बनाने वाले, बेचने वाले हमारे साथी हैं, उनका सम्मान, लेकिन किसान को धोखा देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पूरे देश में अभियान चलेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर हम वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब सिर्फ भैंस का ही नहीं बल्कि गाय का दूध भी खरीदेगी। हम गाय के दूध की खरीदी की कीमत भी ज्यादा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए हमने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपए तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर दूध और अन्य उत्पाद तो पशुपालक के होंगे। सरकार पशुपालक को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी गौशालाओं के निर्माण पर सरकार निवेश लागत की 25% तक की निवेश राशि अनुदान के रूप में माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुंडाल गांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में ये बात कही। और मध्य प्रदेश के किसान अब समय पर फसलों की सिंचाई कर पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले के कुंडल गांव में मोर कुंडवा सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से हजारों किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी मिल पाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस सिंचाई परियोजना से कई जिलों के किसानों को फायदा होगा। साथ ही समय पर फसलों को पानी मिलने से पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों की कमाई में इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को भी मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ परियोजना के तहत रतलाम जिले के हर खेत और गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही सभी किसानों को सोलर पंप भी दिए जाएंगे ताकि वे खुद बिजली बना सकें और बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें मधुमक्खी पालन भी शामिल है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र पर मधुमक्खी पालकों को भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कुरुक्षेत्र में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में की। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम शीट दी जा चुकी हैं। किसानों के लिए भारी वर्षा का समय बड़ी चुनौती का होता है, क्योंकि खेतों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खेतों की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। समय रहते सावधानियां बरती जाएं तो नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। बहुत अधिक वर्षा खरीफ की मुख्य फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, दालों और विशेषकर गन्ने की फसल के लिए एक बड़ा खतरा होता है। किसानों के लिए यह समय बड़ी चुनौती का होता है, क्योंकि खेतों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और फसलों पर संकट के बादल मंडराते हैं। बहुत भारी वर्षा से न सिर्फ मौजूदा फसलें प्रभावित होती हैं, बल्कि आने वाले सीजन की बुआई और पैदावार पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कृषि विशेषज्ञ फसलों को बचाने के लिए कुछ उपाय के बारे में बताते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ना इस समय कई इलाकों में कटाई से पहले की अवस्था में है। गन्ने की जड़ों के आसपास पानी ठहरने से पौधे पीले पड़ने लगते हैं और उनका विकास रुक जाता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि गन्ने के खेतों से तुरंत अतिरिक्त वर्षा जल बाहर निकालें। अगर गन्ना गिर रहा है तो 24 घंटे के भीतर उसे दोबारा खड़ा करके आपस में बांधने का प्रयास करें। खेत से पानी निकलने के बाद कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट 1 लीटर और NPK 5 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे पौधा फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। मक्का के लिए ये समय पौधे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारी बारिश और जलभराव से मक्का के पौधे गिर सकते हैं। गिरे हुए पौधों में पानी भरने से सड़न शुरू हो जाती है और रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मक्का की फसल को बचाने के लिए किसान जितनी जल्दी हो सके खेत से पानी बाहर निकालें और किसी भी तरह का छिड़काव या उर्वरक का प्रयोग न करें जब तक मौसम में सुधार न हो। अगर बाढ़ के कारण धान की फसल खराब हो गई है तो विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान अगस्त के अंत तक धान की पुरानी पौध की दोबारा रोपाई कर सकते हैं। मध्यम या अधिक गहरे खेतों के लिए कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें। पानी के उतरने के बाद जहां जहां पौधे मर गए हों तो उन खाली जगहों पर उसी खेत की पुरानी पौध या किसी स्वस्थ पौधे से कल्ले निकाल कर लगा दें। पानी उतरने के तुरंत बाद फसल को ताकत देने के लिए प्रति एकड़ लगभग 18 से 20 किलो यूरिया डालें। विशेषज्ञ बताते हैं कि अरहर, मूंगफली, तिल, उड़द और मूंग जैसी फसलों पर भी भारी बारिश का प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। ये फसलें वानस्पतिक अवस्था में हैं और लगातार पानी ठहरने से पौधे गिरने लगते हैं। बाढ़ से बचने के लिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए ऊंची क्यारियों पर बुआई करना फायदेमंद होता है। अगर फसल पहले से लगी है तो क्यारियों पर और मिट्टी चढ़ाकर उन्हें ऊंचा करें। इन फसलों की जड़ें नाजुक होती हैं और 24 घंटे से ज्यादा पानी भरा रहने पर नष्ट हो सकती हैं।
बाढ़ के बाद खेतों में झुंड में हमला करने वाली इल्ली का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जो रात में पूरी फसल को चट कर सकती हैं। पत्तियों पर अगर एक दो इल्लियां भी दिखाई दें तो तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करें। ये काम आसपास के सभी किसान मिलकर एक साथ करें ताकि कीट एक खेत से दूसरे खेत में न जा सकें। विशेषज्ञ की सलाह से थायामेथोक्साम या इमिडाक्लोप्रिड जैसी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञ प्राकृतिक आपदा के नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा कराने की सलाह देते हैं ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी अवस्था में खेतों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि समय रहते सावधानियां बरतने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जबकि लापरवाही से पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा होता है। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, किसान समाचार। बात करेंगे मौसम की। देश एक बार फिर भारी मानसूनी बारिश के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, विदर्भ, मराठवाड़ और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में तेज बारिश होगी। मुंबई, गोवा और तटीय कर्नाटक समेत कोंकण क्षेत्र में आज और कल व्यापक वर्षा की संभावना है, जबकि गुजरात में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीप और मध्य भारत के हिस्सों में सक्रिय रहेगा। और इस बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं ठाणे में भारी बारिश के कारण पिघलने की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों को यातायात में काफ़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुंबई शहर और उपनगर के सभी सरकारी, निजी और नगरपालिका स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही नागरिकों से अपील भी की गई है कि वे केवल आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना नदी का जलस्तर 205.85 मीटर पर पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण हरियाणा की यमुना नगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट 2 दिन पहले खोल दिए गए थे, जिसके कारण दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और आइए अब रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल में किन्नौर की सांगला घाटी में भी सेब बागवान इस बार की अनुमानित पैदावार से उत्साहित हैं। किन्नौर के उन्नत बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेब की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के सेब पूरे देश में मशहूर हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में सेब बागबान इस बार की पैदावार से काफी उत्साहित हैं। यहाँ के उन्नत बागबान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और इसीलिए इनकी खेती भी कुछ खास है। किन्नौर का सेब अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। यहाँ के बागबान नित नए प्रयास करते हैं, बागबानी की नई नई तकनीकें अपनाते हैं और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सेब बागबानी के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है।
सांगला के सेब बागबान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागबानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागबानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो जमीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं, और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं। पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं, और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गौरतलब है कि केसर समुद्र तल के 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। किन्नौर की सांगला घाटी से ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। गेहूं की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो सोमवार के दिन एगमार्कनेट के मुताबिक गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। 17 अगस्त को गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं का भाव था 3000 रुपए। 18 अगस्त को इसके सौदे 300 रुपए गिरकर 2700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 अगस्त को धारा क्वालिटी का गेहूं 2465 रुपए पर बिका। 18 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़ककर 2460 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालगंज मंडी में बीते दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 18 अगस्त को गेहूं 2500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों पर नजर डालें तो सोमवार के दिन यहां की चौरी चौरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2500 रुपए। महरौनी मंडी में गेहूं 2500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2500 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अरमोरी मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालगंज मंडी में नरमी रही, जबकि जहानाबाद मंडी और गदरपुर मंडी में धान बिना किसी बदलाव के बिकी। महाराष्ट्र की अरमोरी मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव था 2137 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 547 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2684 रुपए। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। 17 और 18 अगस्त को यहां सामान्य धान 2410 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लालगंज मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 17 अगस्त को सामान्य धान 2450 रुपए पर बिकी। 18 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़ककर 2400 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 17 और 18 अगस्त को धान का भाव बिना किसी उठापटक के 2000 रुपए पर बना रहा। चावल निर्यात को देखें तो भारत दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है।
वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब $4,470 मिलियन है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। धान के खेतों में जरूरत के हिसाब से जल स्तर बनाए रखें। यहाँ धान की खड़ी फसल में 5 से 7 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखना उचित रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के किसान रागी के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दे। मिर्च की फसल के लिए भी जलभराव ठीक नहीं है। बारिश के प्रभाव को कम करने के लिए मिर्च के खेतों में पुआल या सूखे पत्तों की मदद से मल्चिंग करें। केले के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के गुच्छे जब पकने के करीब हो तो उनको कटाई करने के बाद सूखे और सुरक्षित स्थान पर पकने के लिए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय रागी की फसल में उर्वरक डालने से बचें। असम की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। यहाँ के किसान सब्जियों और फलों के पौधों को सहारा देने का काम करें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी वाले निचले हिस्सों में मूंग और अरहर की बुवाई जारी रखें। असम के धुबरी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कम अवधि वाली उन्नत किस्म की साली धान की बुवाई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट की कटाई करते रहें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में साली धान की कम अवधि वाली उन्नत किस्म की रोपाई करें। यहाँ के किसान उड़द की बुवाई मेढ़ों पर करें। अच्छे वायु संचार के लिए बहुत निचले भूमि क्षेत्र में खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता में अजीत डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि हाल के महीनों में
भारत चीन संबंधों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय से भारतीय भाषा अनुभाग में कार्मिकों की संख्या से जुड़ा सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। एनडीए नेताओं ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने 26 जुलाई को महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हुई इस बैठक को कूटनीतिक प्रयासों की अहम कड़ी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर विचार विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य तीव्र और व्यापक सुधार लाना है, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाया। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरें प्रधानमंत्री को भेंट की। ग्लैमर और टैलेंट से सजी एक भव्य शाम में मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। वे इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय निशानेबाज कपिल बेंसला ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।